हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार और नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। और अगर आप ये सीरीज़ लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये अभ्यास सीरीज़ आपके दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि दिसंबर एग्जामिनेशन दिसंबर में होता है कि नहीं, लेकिन हम तो अपने टारगेट पर लगे रहेंगे। आज का ये 11 अक्टूबर का सेशन स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को अभी के अभी जाके लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ जो है ना, इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। 11 अक्टूबर का ये सेशन, पहला क्वेश्चन हमारे पास पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। देखिए, कल वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। बहुत सारे लर्नर्स का ये डाउट था कि सर क्या ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। देखिए, हर पेपर में 3 से 4 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप सोच नहीं सकते हो कि वो नेट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और हर पेपर का ये है। आप भी जो है पुराने किसी भी पेपर को उठाइए और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कैपिटल डिग्रेडेशन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पूंजी के क्षरण का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और आज के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लाया हूं मैं। पहला ऑप्शन है आपके पास सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी सतत कृषि। दूसरा ऑप्शन है ओवर फिशिंग इन ओशंस यानी महासागरों में अत्यधिक मछली पकड़ना। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का संरक्षण। और चौथा ऑप्शन है आपके पास यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। बताइए कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है नेचुरल कैपिटल डिग्रेडेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। जो भी आपको लग रहा है इसका करेक्ट आंसर है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके और कमेंट में लिख देंगे वो ऑप्शन। और मैं सारे लर्नर्स को जो है वो देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि कुछ लर्नर्स लगातार इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और देखिएगा आप लोग का स्कोर कितना बेहतर रहने वाला है इन प्रैक्टिस सेशन की वजह से। तो देखिए, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो नेचुरल कैपिटल डिग्रेडेशन का एक एग्जाम्पल जो होगा वो होगा बी, ओवर फिशिंग इन ओशंस। देखिए, ओवर फिशिंग इन ओशंस क्या है, नेचुरल कैपिटल डिग्रेडेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी नेचुरल रिसोर्स को जो है उसका यूज़ कर रहे हो, है ना, और उसको यूज़ करने के लिए जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से फिशरी मार्केट में हो और आप क्या कर रहे हो कि फ़िशिंग कर रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन आप करने लगे, इतना ज़्यादा फिशिंग करने लगे कि उससे जो फ़िश की पॉपुलेशन हो वो डिप्लीट करने लगे, या फिर किसी एक प्रकार की फिश ही ख़त्म हो जाए इस दुनिया से, तो जितना जल्दी ये फिश रिप्लेनिश हो सकती हैं। याद रखिएगा, रिप्लेनिश मतलब वापस से आना। देखिए, एक साइकिल है ना कि कुछ मछलियाँ पैदा होंगी और कुछ मछलियाँ जो है आप यहाँ से फिशिंग कर रहे हो, तो वो एक साइकिल मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आप ओवर फिशिंग करने लगोगे तो जितने मछलियाँ पैदा होंगी उससे ज़्यादा फिशिंग कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होने लगेंगी, उनका खात्मा होने लगेगा। अब इसी से क्या होता है ना कि इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, यानी आपकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है। और इस इम्बैलेंस की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस देखने को मिलता है, जैव विविधता में कमी देखने को मिलता है। तो ओवर फिशिंग इन ओशन ये नेचुरल कैपिटल डिग्रेडेशन का एक एग्जाम्पल है। अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज जो हैं इनको लॉन्ग टर्म डैमेज ना हो, आप यूज़ भी करें लेकिन बैलेंस में यूज़ करें, तो ये इसका नहीं होगा। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के बारे में है, डिग्रेड करने के बारे में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल कैपिटल को प्रिजर्व करने के बारे में है, ताकि आपका जो कोयला का खदान है या फिर फॉसिल फ्यूल्स जो भी हैं, नीचे रहने वाले जो तेल हैं, वो सभी को आप बचा सकें। और फॉसिल फ्यूल क्योंकि फाइनाइट है, उनका जो नंबर है वो लिमिटेड है, तो उसको आप बचा सको। तो ये भी जो है ना आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है नेचुरल डिग्रेडेशन, तो ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कम्युनिकेशन से, है ना, कम्युनिकेशन यूनिट से ये प्रश्न है, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बताइए अंतर व्यक्तिगत संचार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। पहला ऑप्शन है आपके पास कल्चरल डिफरेंसेस यानी सांस्कृतिक अंतर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास टेक्निकल जार्गन यानी तकनीकी शब्द जाल। तीसरा ऑप्शन है आपके पास फिजिकल डिस्टेंस यानी शारीरिक दूरी। और चौथा है सेलेक्टिव परसेप्शन यानी चयनात्मक धारणा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और जो करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसका होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। आपको मालूम है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमेशा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है ना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कह रहा है कि कौन सा एक बैरियर, एक बाधा के तौर पे काम करेगा इनमें से, ठीक है।
तो अगर हम बात करें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बाधा के बारे में, तो जो सबसे इनमें से इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा सेलेक्टिव परसेप्शन, है ना। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सेलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है कि आप जो है ना किसी भी इंडिविजुअल के मैसेज को उनके अपने एक्सपीरियंस, अपने बायसेस के ऊपर जो है उनके मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, और इससे जो मैसेज वो भेजना चाहते हैं या आपको पहुंचाना चाहते हैं वो कई बार डिस्टॉर्ट हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है, क्योंकि रिसीवर कैसे समझता है सेंडर जो मैसेज भेजना चाहता है उसको, ये इसी पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका परसेप्शन, अगर आप पहले से मन में धारणा बिठा के रखे हो, जैसे आपने धारणा बना लिया कि मैं जो है अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, अब मैं कितना भी कोशिश कर लूँ अच्छा पढ़ाने का, आपका माइंड कहेगा कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, इनसे नहीं पढ़ना है, इनसे नहीं पढ़ना है। और इससे क्या होगा, ये सेलेक्टिव परसेप्शन जो है वो आप बिल्ड कर लोगे और फिर आप मुझसे कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। मैं अच्छा भी समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है सेलेक्टिव परसेप्शन होता है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, अंतर व्यक्तिगत संचार में, ये सबसे बड़ा बाधा होता है ना। अच्छा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो है कई बार कल्चरल डिफरेंसेस भी बाधा के तौर पे काम करती है ना। और टेक्निकल जार्गन हो, है ना, ये भी, और फिजिकल डिस्टेंस, ये सभी बाधा के तौर पे काम करती हैं। लेकिन अगर इनमें से सबसे करेक्ट चुनना हो तो आप ये चुनेंगे, और अगर मल्टीपल करेक्ट हो तो आप सभी लिख देंगे। याद रखिएगा, ये चीज़ मैं क्यों करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लोग चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये होगा। और अगर मल्टीपल करेक्ट होगा तो देखिए, कल्चरल डिफरेंस, अगर दो संस्कृति के बीच में अंतर है और आपके और सामने वाले जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनके संस्कृति में और आपके संस्कृति में अंतर है, तो उससे भी कई बार क्या होता है, बैरियर आ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में। तो ये भी सही होना चाहिए। टेक्निकल जार्गन, आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर लेते हो जो सामने वाले को पता ही नहीं है, तो ये भी हो जाता है। अगर आप बहुत दूरी पे हो तब भी हो जाएगा। तो ये सारे ही सही हैं, लेकिन अगर इनमें से कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर, तो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट एक सिर्फ चुनना हो तो ये चुनेंगे। और अगर आपके एग्जाम में, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस करेक्ट वाला एग्जाम होता है, तो उसमें चारों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता जिस चर को प्रभाव को देखने के लिए हेर फेर करता है उसे क्या कहा जाता है। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, द वेरिएबल दैट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड। पहला है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर। तीसरा ऑप्शन है नियंत्रण चर, कंट्रोल वेरिएबल। या फिर चौथा ऑप्शन है बाह्य चर, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और सामने में इसके करेक्ट ऑप्शन को आप मेंशन कर देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके। आई होप कि इसका करेक्ट आंसर आपने लिख दिया हो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, प्रयोगात्मक शोध के बारे में। और कह रहा है कि जो वेरिएबल रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, यानी कि इसके चर में हेरफेर करता है और उसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो जिसको आप मैनिपुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसके ऊपर इफेक्ट देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, वो आश्रित है, वो उसके ऊपर जो है, आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो तो यानी कि उसके कुछ करने से आपके ऊपर इफेक्ट आता है। तो वैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हेरफेर करता है रिसर्चर, तो इसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलता है। और ये पूछ रहा है कि द वेरिएबल दैट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स, यानी जिसको हेरफेर किया जाता है, तो वो होगा आपका बी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही वेरिएबल मैनिपुलेट होता है, रिसर्चर इसके इफेक्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एक नया ड्रग, एक नई दवा जो है आप टेस्ट कर रहा है, तो कितनी डोजेज होगी इस दवा की, कितना डोज देना है, जैसे कितने mg, 100 mg देना है, 200 mg देना है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इसका इफेक्ट आप देखेंगे पेशेंट के ऊपर कि क्या पेशेंट के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका पेशेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आउटकम जो मेजर कर रहे हैं, जैसे पेशेंट की रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है। कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, तो कंट्रोल वेरिएबल जो है ना कांस्टेंट रहता है, वैलिडिटी एक्सपेरिमेंट का जो होता है ना इसको इंश्योर करता है। और एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी चर जो होता है, बाहरी जो भी चीज़ें हैं जो कि वेरिएबल नहीं थी, वो अनइंटेंडेड थी, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और आपके एक्सपेरिमेंट को खराब कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है टीचिंग एप्टीट्यूड से, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज कंसिडर्ड लीस्ट इफेक्टिव फॉर फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए सबसे कम प्रभावी माना जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। दूसरा ऑप्शन है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। तीसरा ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज यानी समस्या समाधान गतिविधियां। और चौथा ऑप्शन है केस स्टडी मेथड, केस स्टडी विधि। जो भी आपको लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आई होप कि नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन कर दिया हो इसका करेक्ट आंसर।
और यहाँ तक अगर वीडियो को आपने देखा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियोस, ये प्रैक्टिस सेशंस आपको कैसे लग रहा है। बात करें अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर बात कर रहा है लीस्ट इफेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग को फॉस्टर करने के लिए, तो कौन सा होगा। देखिए, लीस्ट इफेक्टिव मतलब हमको निष्क्रिय जो मेथड होगा ना, निष्क्रिय जो प्रक्रिया होगी वही देखना होगा, एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव मेथड कौन सा है। तो सबसे पहले तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में स्टूडेंट्स जो है वो आइडियाज़ को एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में डिस्कस करके, और इससे क्या होता है वो क्रिटिकली सोच पाते हैं, अलग अलग उनको जो है दृष्टिकोण मिल पाता है, पर्सपेक्टिव मिल पाता है। तो ये तो होगा काफ़ी इफेक्टिव, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, लीस्ट इफेक्टिव कह रहा है ना। अगला है लेक्चर मेथड, देखेंगे इसको। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में जो है क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में हम एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करते हैं। स्टूडेंट्स जो है ना चैलेंजेस के थ्रू समझते हैं, उनको समस्या दिया जाता है, उसका समाधान खोजते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्रिटिकल थिंकिंग को फॉस्टर करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा, इसमें लीस्ट इफेक्टिव पूछ रहा है। केस स्टडी मेथड जो है ना ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आपको देता है, जिससे स्टूडेंट्स जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी नहीं होगा क्योंकि लिस्ट पूछ रहा है। तो लेक्चर मेथड होगा। लेक्चर मेथड में व्याख्यान विधि में जो लेक्चरर आते हैं वो आके अपना लेक्चर देके चले जाते हैं, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स का कोई रोल होता नहीं है, और ये वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादातर होता है, इसमें स्टूडेंट्स एंगेज नहीं करते हैं एक्टिव थिंकिंग में, जिससे कि ये काफ़ी कम इफेक्टिव हो जाता है और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट भी नहीं करता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आई होप कि आपने इसका सही उत्तर दिया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हायर एजुकेशन सिस्टम से, विच कमिटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ 12th ग्रेड बोर्ड एग्जाम्स इन इंडिया टू यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। ये PYQ नहीं है बल्कि एक्सपेक्टेड MCQs हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। बताइए, किस समिति ने भारत में शिक्षा प्रणाली को एकीकृत करने के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू करने की सिफारिश की थी। कौन सी समिति ने 12th में बोर्ड के बारे में बात किया था पहली बार। ऑप्शन है आपके पास राधा कृष्णन समिति या कमेटी, कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग, मुदलियर कमीशन या मुदलियर आयोग, या फिर नेशनल नॉलेज कमीशन या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। बताइए कौन सा इनमें से 12th ग्रेड बोर्ड एग्जाम को इंडिया में यूनिफाई करने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है रेकमेंड किया था। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 लिख के और नीचे मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में जाके, और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कौन सा कमीशन कब कब आया था और क्या क्या इन्होंने रेकमेंड किया था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा कोठारी कमीशन, बी। कोठारी कमीशन आया कब था, तो ये आपको याद रखना होगा 1964 से 66 के बीच में। और इसने रिकमेंड किया क्या, 10+2+3 सिस्टम, जिसमें बोर्ड के बारे में इन्होंने बात किया था। बात किया कि एक 12th ग्रेड बोर्ड एग्ज़ाम होगा और जो भी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन होगा इंडिया में उसको यूनिफाई किया जाएगा, है ना, एकीकृत किया जाएगा। बात करें अगर हम राधा कृष्णन कमेटी के बारे में, तो ये कब आया था, ये पहला मेजर जो है वो कमेटी था 1948-49 में आया था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी इसको हम कहते हैं। देखिए 1948-49 में, है ना, आया था। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके मुदलियर कमीशन की, तो 1952-53 में ही आया था, 1953-53। और देखिए ये ये जो राधा कृष्णन कमेटी थी, ये इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हम कहते हैं। मुदलियर कमीशन जो है इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं। और ये 12th ग्रेड एग्जाम स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया था, बट इसने रिफॉर्म्स काफ़ी सेकेंडरी एजुकेशन में बताए थे, है ना। तो 1952-53 में ये आया था। 48-49 में हायर एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जो राधा कृष्णन कमेटी थी ये आया था। और राधा कृष्णन कमेटी ने ही रिकमेंड किया था UGC के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। फिर नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में बात करें तो नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करने के लिए 2005 में लाया गया इंडिया को एक नॉलेज सोसाइटी बनाना, है ना। तो ये हो गया, चारों का ही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर दिया। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोठारी कमीशन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ द लॉन्गेस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडलीय जीवन काल सबसे लंबा होता है। ऑप्शन है आपके पास मीथेन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 लिख के और इसका करेक्ट आंसर नीचे मेंशन करिए। पहले भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं इन्हीं प्रैक्टिस सेशंस में, तो आई होप कि अभी तक आपको वो याद होगा। देखिए, अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम में, यानी कि वायुमंडलीय जीवन काल किसका सबसे ज़्यादा लंबा होता है, तो वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी। एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम इसका अप टू 100 ईयर्स होता है, यानी 100 साल तक जो है आपके ये एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। और इसलिए वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज है ये।
इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होता है और ओजोन डिप्लीशन दोनों होता है ना। ग्लोबल वार्मिंग प्लस ओजोन डिप्लीशन, ओजोन परत जो है ये भी इससे अफेक्ट होता है, उसमें जो है थिनिंग देखने को मिलता है। मीथेन के बारे में बात करें तो लगभग 12 साल की इसकी जो है एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम होती है, 12 ईयर्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये डिकेड्स तक रहते हैं, लेकिन CFCs के बराबर नहीं रहते, ये भी जो है काफ़ी दशकों तक रह सकते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना ये लगभग 114 साल तक रहता है, लेकिन CFC से फिर भी ये कम ही रहता है। 114 ईयर्स मैक्स इसको जो है नोटिस किया गया है, लेकिन फिर भी CFCs जो है ना ये सबसे ज़्यादा आपको अप टू 100 ईयर्स और मोर, मतलब ज़्यादा ही रह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम बोले तो वो CFCs का ही होगा। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ गेट कीपिंग इन मास कम्युनिकेशन रेफर्स टू, बताइए सामूहिक संचार में गेट कीपिंग की अवधारणा किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, जो आपको करेक्ट आंसर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर देंगे। ऑप्शंस हैं, पहला है सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिल्टरिंग आउट ऑफेंसिव कंटेंट यानी आपत्तिजनक सामग्री को फिल्टर करना, एनकरेजिंग डाइवर्स ओपिनियंस यानी विविध विचारों को प्रोत्साहित करना, या फिर रेगुलेटिंग एडवर्टाइजमेंट्स यानी विज्ञापनों को विनियमित करना। क्या करेक्ट है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए अपने जहाँ भी नोटबुक आप साथ में लेके बैठते हैं तो वहाँ पर। मैं बोलता हूँ कि आप इन प्रैक्टिस सेशन को करते समय अपने साथ नोटबुक रखा करिए, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिले तो वहाँ से आप जो है ना इसको ग्रैब कर सकते हैं। देखिए बात हम कर रहे हैं यहाँ पर गेट कीपिंग के बारे में। गेट कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें बात कर रहा हूँ, और ये मास कम्युनिकेशन का जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट अवधारणा है, एक इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट। गेट कीपिंग होता क्या है? गेट कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं अक्सर। जो आपके यहाँ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ना, मीडिया क्या होता है, जैसे आपके न्यूज़ चैनल्स हो गए और जो भी आपके न्यूज़पेपर्स वाले हो गए, ये हैं। और ये इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक कैसे रिलीज़ करना है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसको आप मान सकते हैं एक फिल्टर, छन्नी कह सकते हैं इसको। अब यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन है ये रॉ इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, ये ले लीजिए रॉ इन्फॉर्मेशन। अब इससे छन छन के जो इन्फॉर्मेशन ये चाहेंगे कि पब्लिक तक पहुँचे वही पहुँचता है, और इससे ये पब्लिक का परसेप्शन बिल्ड करते हैं, और साथ ही साथ पब्लिक का जो ये पूरा परसेप्शन है वो चेंज कर सकते हैं कि कैसा नज़रिया है पब्लिक का, दृष्टिकोण, किस नेता को ये ख़राब बना देंगे, किस नेता को अच्छा, किस इंसान को ये हीरो बना देंगे और किसको जीरो, ये सभी यहीं से कंट्रोल होता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो मीडिया है उसका सबसे बड़ा रोल होगा इस पूरे दुनिया को बदलने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना जो है गेट कीपिंग कहते हैं। ऑफेंसिव कंटेंट को फिल्टर आउट करना जो है इसको गेट कीपिंग नहीं करते हैं, बल्कि अगर इसको हम इसके बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड है गेट कीपिंग का। एनकरेजिंग डाइवर्स ओपिनियन, तो ये तो गेट कीपिंग के ऑपोजिट हो गया, जहाँ पर जो है अलग अलग विचारों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, यहाँ पर तो आप फिल्टर कर दे रहे हैं। और एडवर्टाइजमेंट्स को रेगुलेट करना जो है ना, ये मीडिया का डिफरेंट फंक्शन है, जहाँ पर ये आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेके भी कई बार आपको एड्स दिखाते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड से। इन रिसर्च ट्रायंगुलेशन रेफर टू, बताइए अनुसंधान में त्रिकोण किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक बार और जो है इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है यूजिंग मल्टीपल थ्योरीज टू वैलिडेट अ हाइपोथेसिस, यानी एक परिकल्पना को मान्य करने के लिए कई सिद्धांतों का उपयोग करना। दूसरा ऑप्शन है कंडक्टिंग द सेम एक्सपेरिमेंट इन 3 डिफरेंट लोकेशंस, यानी 3 अलग अलग स्थानों में एक ही प्रयोग का संचालन करना। तीसरा ऑप्शन है कंबाइनिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों का संयोजन। या फिर चौथा ऑप्शन है आपके पास यूजिंग 3 वेरिएबल्स टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा को समझाने के लिए 3 चर का उपयोग करना। बताइए इनमें से ट्रायंगुलेशन जो है रिसर्च में किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, जो आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर दीजिए कि सर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो लगभग वीडियो के एंड तक हम पहुँचने वाले हैं, तो आप सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और साथ ही साथ जो है ना नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं और हमारा ये एफर्ट कैसा लग रहा है। बताइए इसका अगर हम बात करें ट्रायंगुलेशन के बारे में, तो रिसर्च में ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है यूजिंग मल्टीपल मेथड्स, अलग अलग मेथड्स का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे आप क्वालिटेटिव का भी उपयोग कर रहे हैं, आप क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक का भी, गुणात्मक का भी, और इससे क्या कर रहे हैं आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं रिजल्ट्स को, जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है एक व्यापक समझ जो है वो डेवलप होता है, कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होता है रिसर्च प्रॉब्लम का,
और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर आप रिसर्च कर पाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलेशन। अगर मल्टीपल थ्योरीज को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम ट्रायंगुलेशन नहीं कहते हैं, और ना ही जो है एक्सपेरिमेंट को 3 अलग अलग लोकेशन पे करने से उसको ट्रायंगुलेशन कहा जाता है, और 3 वेरिएबल्स जो है उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। और आपका जो है ये 3 डिफरेंट लोकेशन गलत हो गया, मल्टीपल थ्योरीज जो है ये गलत हो गया। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को मिक्स एंड मैच करके क्रॉस वेरीफाई करना ही ट्रायंगुलेशन कहलाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपने पढ़ा होगा ना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो बताइए कि कौन से चरण में, कौन से स्टेज पे चिल्ड्रेन स्टार्ट एंगेजिंग इन लॉजिकल थिंकिंग बट स्टिल स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। किस चरण में बच्चे तर्क संगत सोच में संलग्न होते हैं लेकिन अमूर्त विचारों के साथ संघर्ष करते हैं? बताइए। ये आपके एजुकेशन का जो पार्ट है, यानी एजुकेशन सब्जेक्ट का भी है, और आपके पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। पहला आपके पास सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस जो है पियाजे ने दिया था, SPCF से इसको याद कर सकते हैं, और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सम पीपल कैन नॉट फोकस, है ना। तो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बताइए इनमें से कौन सा वो स्टेज है जिनमें जो बच्चे हैं वो लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से फिर भी उनको दिक्कत होता है। तो अगर आपने सीटेट का कभी प्रिपरेशन किया होगा तो उसमें ये बहुत कॉमन है, ये इस टाइप के प्रश्न। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि कौन से एज ग्रुप में ये कौन सा स्टेज आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला स्टेज होता है सेंसरी मोटर स्टेज। ये आता है आपको 0 to 2 ईयर्स ऑफ एज। अगला जो स्टेज होता है वो आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होता है 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज। इसके बाद आता है आपका प्री ऑपरेशनल के बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसको जो हम एज देते हैं वो है 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज, जो पियाजे ने दिया हुआ है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 12+ ईयर्स, 12 साल के बाद का जितना भी एज है वो फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाता है। इस प्रश्न के अनुसार जो है अगर हम देखें तो कौन से चरण में बच्चे तर्क संगत सोच में संलग्न होते हैं और अमूर्त विचारों के साथ संघर्ष करते हैं, तो लॉजिकल थिंकिंग तो आ जाता है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी भी उनके अंदर नहीं आता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस परिचालन चरण, संक्रियात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर चरण, इनमें से कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ठोस परिचालन चरण या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये लास्ट स्टेज के जस्ट पहले होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो लॉजिकल रीजनिंग करने लगते हैं, लॉजिक दिखाने लगते हैं, है ना, तर्क करने लगते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात कर पाते हैं जो कॉन्क्रीट होता है ना। कॉन्क्रीट मतलब जिस चीज़ को वो छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर आप उनको अलजेब्रा पूछ दोगे उनको समझ में नहीं आएगा इस स्टेज में। तो 7 से 11 साल के बच्चे कहाँ अलजेब्रा कर पाते हैं? हाँ, अगर कोई प्रोडिजी होगा, कोई जीनियस बच्चा होगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज चाइल्ड के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल आइडियाज, ऐसे आइडियाज़ जिसको वो देख नहीं सकता है, जिस चीज़ को आज तक उसने देखा नहीं, उस टाइप के जो है चीज़ों को करने में उसको दिक्कत आती है इस स्टेज में। लेकिन जैसे जैसे ये स्टेज आगे बढ़ता है और ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो यहाँ पर जो है वो एब्स्ट्रैक्टली सोच पाता है, चीज़ों को अमूर्त चिंतन जो है वो कर पाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ऑफकोर्स सिम्बॉलिक थिंकिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर एक कीवर्ड दे दूँ तो सिम्बॉलिक थिंकिंग जो है एक कीवर्ड होगा इसका। लॉजिकल ऑपरेशन नहीं कर पाता लेकिन हाँ सिम्बॉलिक थिंकिंग कर पाता है, सिम्बल्स जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब वही सेंसरी एक्सपीरियंस के जरिए चीज़ों को सीखना सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है, इसमें बच्चा टच करके फील करके सीखता है चीज़ों को, है ना। तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज हो गया। इसी एज में बच्चा, मान लीजिए कि कोई लैंटर्न उसके सामने आपने रख दिया, गर्म है लैंटर्न, और उसको पता नहीं होता है तो वो तो सबसे पहले छू देता है, लेकिन छूने के बाद जब उसको गर्म लगेगा तो दोबारा फिर उसको नहीं छुएगा। तो यहाँ से लर्निंग कर लिया उसने, तो अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को सीखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ठोस परिचालन चरण, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसी स्टेज में बच्चा जो है लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है लेकिन फिर भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को नहीं समझ पाता, ऐसी अमूर्त चीज़ें जिसको छुआ ना जा सके उसके बारे में उसके जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो पाती है इस एज में। बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। हायर एजुकेशन सिस्टम का ये प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे और करेक्ट आंसर लिखने के बाद ये भी लिख देंगे उसी समय कि आपको ये सेशन कैसा लगा, हमारा ये एफर्ट कैसा लगा। और साथ ही साथ देखिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक तो पहली चीज़ कि आप बधाई की पात्र हैं, और दूसरी चीज़ है कि आप सीरियस लर्नर हैं, तो काफ़ी जो है अच्छा है कि आप ये लगातार सेशंस को कर रहे हैं
और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि रिकमेंडेड में ये आए और साथ ही साथ ये वीडियो दूसरों तक भी रिकमेंड हो। चलिए, हो गया अपना प्रचार, अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के डिस्कशन की तरफ। कह रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है नॉट अ फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। पहला ऑप्शन है आपके पास उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण रख रखाव यानी डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। दूसरा है ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। तीसरा है रेगुलेटिंग मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन यानी चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा का विनियमन। और चौथा है डिसबर्सिंग फंड्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज यानी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन का वितरण। कौन सा एक फंक्शन इनमें से नहीं है? यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का। आई होप कि इसका करेक्ट आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया हो। देखिए, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो यूजीसी के कुछ फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूजीसी डिटरमाइन करता है और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए ही जाना जाता है उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन की। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन है ये यूजीसी का। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये फंक्शन है। और ये पूछ रहा है नहीं है, नॉट पूछ रहा है, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फंक्शन है हायर एजुकेशन को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, यही तो इसका फंक्शन है। दूसरा है यहाँ पर रिकॉग्निशन ग्रांट करना यूनिवर्सिटीज़ को। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी ग्रांट करता है रिकॉग्निशन, यही तो एक इंपॉर्टेंट इसका रोल है, एक की रोल है इसका। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि नॉट अ फंक्शन पूछ रहा है। फंड्स भी डिस्बर्स करता है, यानी नाम ही इसका अनुदान आयोग है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तो ये ग्रांट्स देता है, फंड्स देता है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को उनके जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको बेटर बनाने के लिए, है ना। आपको भी अगर आप जेआरएफ कर लेंगे तो फंड्स कहाँ से आएंगे? यूजीसी से ही आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करना जो है ना, इसका काम नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा का विनियमन यूजीसी नहीं करता है। देखिए, अगर हम बात करें रेगुलेटिंग मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है एक एमसीआई। एमसीआई जो है ये लाइसेंस देता है, यही जो है ये आपके रेगुलेट करता है मेडिकल एजुकेशन को, है ना, एमसीआई। तो जैसे कोई एमबीबीएस कर रहा है, एमडी कर रहा है, तो उसको लाइसेंस एमसीआई ही देता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वही अगर हम बात करें टेक्निकल एजुकेशन की, तो इसके लिए हमने पहले भी पढ़ा है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो AICTE का ये रोल है, यूजीसी का रोल नहीं है। और इसीलिए आपका जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि एमसीआई जो है वो मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है और वही टेक्निकल एजुकेशन को AICTE करता है। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो और इन सभी 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया हो। नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझ तो गए आप, और नेक्स्ट टाइम जो है आप इसको सुधारने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर सारे जो इसके सही ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं। और आई होप कि ये वीडियोज़, ये हमारे डेली प्रैक्टिस सेशंस आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला रहे हों और थोड़ा डिसिप्लिन ला रहे हों। डेली 12-15 पर ये सेशन लाने की कोशिश की जाती है। बहुत लेट होगा तो 4 बजे तक ये सेशन आपको मिल जाता है इसी चैनल पे। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।